भिखारी से लेकर राजा तक जो टैक्स पे करता है वो इनडायरेक्ट टैक्स या जीएसटी है। तो लगभग 168 लाख करोड़ रुपए सरकार पर इस वक्त लोन है, मगर जिसमें से ज़्यादातर लोन लगभग 160 लाख करोड़ रुपए का लोन है कि स्कूल कॉलेज की नॉर्मल बीकॉम एमकॉम बीएससी जैसी शिक्षा पा करके रोजगार के लायक एक व्यक्ति आज नहीं बन पा रहा है या वो रोजगार करने की स्थिति में नहीं है। आज फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब पार्टियाँ प्रॉमिस करती हैं तो ये पार्टी का प्रॉमिस है, ना कि सरकार का। तो पार्टी की प्रॉमिस को पार्टी के फंड में से खर्च किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। के साथ लोन कम करे सरकार या जिस भी तरीके से वो करे, तो ये पैसा जो 11 लाख 12 लाख करोड़ बचेगा ये भी देश के विकास में उपयोग किया जा सकता है। सरकार की खर्च में देखिए 1 रुपये में से 19 पैसे का खर्च जो है सरकार ब्याज पटाने पर कर रही है। लगभग 20 लेती है सरकार। जैसे जीएसटी का कलेक्शन अभी लगभग हर महीने 1,75,000 करोड़ रुपए जीएसटी का कलेक्शन है। इसमें आधा सेंट्रल का, हर महीने 1,75,000 करोड़। तो आपको ये जो वित्तीय अधिभार है साहब, इसका तो भुगतान मेरे ख्याल से, मैं तो ये समझता हूँ प्रवीण जी की कोई नेता अपना घर द्वार बेच के तो नहीं देता है, ये हम ही से निकाला जाता होगा। ब्याज के भुगतान पर जो खर्च सरकार को करना है वो लगभग 11 लाख करोड़ 11,62,000 करोड़ रुपए उन्हें देना है। उसमें 2-3 लाख करोड़ की कमी रह जाएगी, और कमी रहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ काम अटक जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। जब अगर सरकार के देखें तो सरकार का एक बड़ा हिस्सा ब्याज पे करने में चला जाता है। इसके अलावा सरकार का एक दूसरा बड़ा हिस्सा जो राज्य सरकार 46 लाख करोड़ में अगर आप देखेंगे तो 25 लाख करोड़ रुपए सरकार की टैक्सेस से इनकम आने वाली है। बाकी और इनकम जो उनके पास आएगी नॉन टैक्स इनकम, उस 10-11 लाख करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर इनकम टैक्स से मिलते हैं तो 10-11 लाख करोड़ रुपए उन्हें अब जीएसटी से भी साल में मिलते हैं। हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है और वो उस वक्त से टैक्स देना शुरू हो जाता है उसका और उसके परिवार का। तो आज इसी मसले पे बातचीत करेंगे जो हिंदुस्तान का टैक्सेशन सिस्टम है और जो हम टैक्स पेयर लोग हैं, जो सरकारें हम पे खर्च करती हैं और सरकारों पे कितना कुछ ऋण है, और उस पर सरकारों के जो डाटाज हैं वो पब्लिक डोमेन पे उपलब्ध है। जो राजनीति है इन विषयों को लेकर भी कई बार बहुत एग्रेसिव मोड पे रहती है कि सरकारों में बहुत लोन चढ़ चुका है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओवरलोड पब्लिक पे आ रही हैं। मतलब मैं आज चाहूँगा कि सारे मसलों पे बात हो कि एक दाल चावल शक्कर चीनी नमक ये सब खरीदने वाला व्यक्ति, कोई मेडिकल सेवा लेने वाला व्यक्ति या कोई शिक्षा पाने की चाहत रखने वाला छात्र या छात्राएँ, उनके ऊपर जो टैक्स का अधिभार है और सरकारों पे जो एक ऑपरेंडी का अधिभार है, उन सारे विषयों को लेकर मैं एक जो टैक्स कंसल्टेंट है मेरे साथ में प्रवीण जी, उनसे सारे विषय में डाटा वाइज बात करेंगे। प्रवीण जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो हमारे देश की एक अर्थव्यवस्था है टैक्स पर निर्भर है। कई जगहों पे ये कहा जाता है कि देश की मैक्सिमम जनता टैक्स नहीं देती। कई जगहों पे ये कहा जाता है कि जो टैक्सेशन है उसका जो ओवरलोडिंग है वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि बहुत सारे लोग उससे प्रताड़ित हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। मतलब एक जैसे मैंने कहा कि चीनी नमक शक्कर इसके दाम बढ़ गए, इन विषयों को कोई बहुत कंसंट्रेटली मतलब उसको हैंडल नहीं कर पा रहा। आप क्या इसमें राय रखते हैं? जी, सबसे पहले तो ये कहूँ कि हर व्यक्ति जब कोई बात करता है तो उसमें कहीं ना कहीं उसका अपना इंटरेस्ट पहले सामने वो रखता है, और इसलिए टैक्स की जब बात होती है और लोग कहते हैं कि टैक्स, बहुत सारे लोग इस देश में टैक्स नहीं देते हैं, सिर्फ कुछ गिने चुने लोग टैक्स देते हैं, तो ये बात कहीं ना कहीं एक पार्ट उसका सही है मगर बाकी पार्ट गलत है। जैसे आज हम देश के इनकम टैक्स और बाकी टैक्सेस के कलेक्शन की बात करें तो सरकार का जितना इनकम टैक्स से कलेक्शन है उतना ही अब उसका जीएसटी से भी लगभग कलेक्शन एक साल में हो जाता है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। तो लगभग 10-11 लाख करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर इनकम टैक्स से मिलते हैं तो 10-11 लाख करोड़ रुपए उन्हें अब जीएसटी से भी साल में मिलते हैं। और 10-11 लाख करोड़ के इनकम टैक्स में कंपनियां जो टैक्स देती हैं उसका भी एक बड़ा हिस्सा है। तो इंडिविजुअल रूप में हम जरूर कहते हैं कि साल में 4-5 करोड़ लोग ही इस देश में इनकम टैक्स पे करते हैं, मगर जीएसटी एक ऐसा टैक्स है या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक ऐसा टैक्स है, जैसा आपने शुरुआत में कहा कि बच्चे के पैदा होने से लेकर के शुरू हो जाता है। और मैं हमेशा कहता हूँ अपने छात्रों को कि भिखारी से लेकर राजा तक जो टैक्स पे करता है वो इनडायरेक्ट टैक्स या जीएसटी है। तो अगर 10 लाख करोड़ के इनकम टैक्स की बात करते हैं कि 4-5 करोड़ लोग पे करते हैं, तो वही 10-11 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है वो हर एक व्यक्ति
पे करता है किसी ना किसी रूप में। मतलब कोई अगर सब भारी भरकम जैसे वर्ड समझे, जो थोड़ा सा अगर अशिक्षित वर्ग है या कम पढ़ा लिखा वर्ग है, वो जीएसटी को बहुत पैरामीटर को बहुत भारी भरकम समझता है। लेकिन एक सिंपल भाषा में अगर आप समझाएं तो अगर आप छोटी सी दूध की पैकेट भी खरीदने जा रहे हैं, पार्ले जी का बिस्किट खरीदने जा रहे हैं, या शक्कर, चीनी, तेल, नमक, ये सारी चीज़ें खरीदने जा रहे हैं, तो आप उस चीज़ का भुगतान कर रहे हैं और ये भुगतान सरकार के खाते में जा रहा है। तो ऐसा है कि मैक्सिमम लोग सरकार में टैक्स दे ही रहे हैं। हर व्यक्ति, लगभग हर व्यक्ति। इवन मैं कह रहा हूँ, आप जैसे कहा बिस्किट का एक पैकेट खरीदते, भिखारी अगर भीख मांग के एक बिस्किट का पैकेट भी खरीदने जाता है तो वो भी जीएसटी बता रहा होता है, वो भी टैक्स दे रहा है। तो भिखारी से राजा तक हर कोई टैक्स दे रहा है। मगर इनकम टैक्स पे करने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि हम ही टैक्स दे रहे हैं, और हमारे ही कारण जब सरकार कहती है कि 80 लाख परिवारों को हम 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, तो कई बार ये बातें निकल करके आती हैं सोशल मीडिया पे कि जैसे हम 5 करोड़ लोगों के कारण ही ये पूरे देश के लोगों को राशन दिया जा रहा है। पर ऐसा नहीं है। वो लोग जो राशन ले रहे हैं वो भी जब 2 रुपये भी कहीं खर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ टैक्स उनसे सरकार ले लेती है। हाँ, ये बात जरूर सही हो सकती है कि इनकम टैक्स वाला एक और एक्स्ट्रा टैक्स थोड़ा सा दे देता है सरकार को, पर उसका नंबर छोटा ही है। चर्चा से पहले मैं और प्रवीण जी थोड़ी रिसर्च कर रहे थे, तो प्रवीण जी एक्सपर्ट हैं अपने काम को लेकर, तो बहुत सारी रिसर्च में चीज़ें हम लोग खोज रहे थे और उसमें कोशिश ये कर रहे थे कि सरकार के पास ओवरऑल जो टैक्स कलेक्शन रहता है किन किन पैरामीटर से आता है, जीएसटी वाइज आता है, इनकम टैक्स वाइज आता है, और कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, और इस साल सरकार किन किन सेक्टर से कितने कितने टैक्स वसूली कर रही है। अगर आप थोड़ा सा इसको डाटा वाइज बता दें तो। 24-25 का जो बजट अभी इस साल हमारे सामने आया, उसमें लगभग सरकार की टोटल इनकम जो सरकार एस्टिमेट कर रही है वो लगभग 46 लाख करोड़ है। जिस 46 लाख करोड़ में अगर आप देखेंगे तो 25 लाख करोड़ रुपए सरकार की टैक्सेस से इनकम आने वाली है। बाकी और इनकम जो उनके पास आएगी नॉन टैक्स इनकम, उस 25 लाख करोड़ में आप देखेंगे कि 10 लाख करोड़ रुपए लगभग कॉर्पोरेशन टैक्स से आएंगे, 11 लाख करोड़ इनकम टैक्स, और वहीं 10 लाख करोड़ रुपए जीएसटी से आने वाले हैं। तो ये 3 मेजर कंपोनेंट हैं जो मिलाकर के सरकार की मेजर इनकम का सोर्स बनेंगे। तो इनकम टैक्स और जीएसटी आज बराबर पहुंच गए। साथ ही कॉर्पोरेशन टैक्स एक बड़ा सोर्स है इनकम का सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसके अगेंस्ट जो खर्चे सरकार करती है, तो आज एक बात और है जो हम आगे करेंगे, लोन के बारे में जैसे हमारी चर्चा हो रही थी कि लोन पहले इस विषय में, फिर खर्च के विषय में। फिर तो 46 लाख करोड़ रुपए टोटल सरकार की एस्टिमेटेड इनकम है, यानी आय सरकार अनुमानित करती है 24-25 में। हालांकि ये अनुमानित है, इसमें थोड़ा प्लस माइनस होता है, कुछ चीज़ें ज़्यादा कमा लेती है सरकार। जैसे जीएसटी का कलेक्शन अभी लगभग हर महीने 1,75,000 करोड़ रुपए जीएसटी का कलेक्शन है। इसमें आधा सेंट्रल का, हर महीने 1,75,000 करोड़ लगभग। तो साल में देखें तो लगभग 20 लाख करोड़ 21 लाख करोड़ होंगे, पर इसमें से आधा सेंट्रल का है और आधा स्टेट गवर्नमेंट्स का है। तो सरकार के पास लगभग वही इसे अनुमानित 10 लाख करोड़ का फिगर है, जो 11-12 लाख करोड़ तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि पिछले 3-4 महीने से हर महीने ये नंबर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अच्छा, जैसे इस साल जो ये तो हुई कलेक्शन की बात में, और इतना टारगेट लेके चल रही गवर्नमेंट, जो खर्च करेगी उसका कुछ डाटा वगैरह अगर आप उसको डिस्क्लोज कर पाएँ, अगर वो जो पब्लिक डोमेन में है, ये जो सारे डाटा हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं, और कोशिश ये करें कि सरल भाषा में आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। प्रवीण जी और हम लोग कुछ देर पहले ये सारी चीज़ें रिसर्च कर रहे थे और प्रवीण जी ने बहुत सारी चीज़ें निकाली हैं इसमें से, तो वो कोशिश कर रहे हैं। अगर खर्च की बात कर लें तो खर्च थोड़ा सा आप बताएंगे। जी, सरकार का जो खर्च है, खर्च को सरकार अलग अलग तरीके से देखती है। दो बड़े खर्च अगर सरकार के देखें तो सरकार का एक बड़ा हिस्सा ब्याज पे करने में चला जाता है। इसके अलावा सरकार का एक दूसरा बड़ा हिस्सा जो राज्य सरकारों के साथ वो अपने टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, क्योंकि उसका हिस्सा राज्य सरकारों को चलाने के लिए उन्हें भी देना पड़ता है। तो 1 रुपये अगर सरकार कमाती है तो इसमें से 40 पैसे लगभग इस बात पे, इन 2 मेजर मुद्दों पे खर्च हो जाते हैं। इसके बाद हम नॉर्मली जब हम बात करते हैं बजट आने के बाद, तो रक्षा बजट में इतना बढ़ गया और एजुकेशन बजट इतना बढ़, इसकी बातें जरूर होती हैं, मगर इन 2 मुद्दों को ऐसा लगता है कि थोड़ा साइलेंट ही छोड़ दिया जाता है, क्योंकि 1 रुपये में से 40 पैसे सिर्फ इन 2 मुद्दों पे खर्च हो जाते हैं। तो इसके बाद बाकी सभी योजनाएं और बाकी सभी चीज़ें चलाने के लिए 60 पैसे सरकार के पास बचते हैं। जी, ये थोड़ा सा अगर इसको कैटेगरी वाइज बता दें कि कैसा क्या है जो खर्च के लिए सरकार सोच रखा है इस साल, जो उन्होंने प्लान किया है। देखिए, ये सरकार के अनुमान के हिसाब से ही ब्याज के भुगतान पर जो खर्च सरकार को करना है वो लगभग 11,62,000 करोड़ रुपए उन्हें देना है, ब्याज देना है। उसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सरकार करती है रोड, ब्रिजेस, डैम वगैरह बनाने पे, उसके लिए भी सरकार का लगभग 11 लाख करोड़ रुपए का बजट है। ये जो ब्याज देना है बता रहे हैं, ये ब्याज एक्चुअल में लोन का ही होगा?
तो लोन इंटरनेशनली लोन होंगे या फिर जो इंडिया के अंदर भी जो लोन का प्रोसेस होता होगा वो सारा कुछ अगर वो बता पाए। इसमें ज़्यादातर हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वो इंटरनल लोन का ही है, मगर मार्केट में जब बातें होंगी और पॉलिटिकल पार्टीज जब अपनी अपनी बातें रखेंगी तो बताएंगी। मैंने जैसे पहले भी कहा, हर व्यक्ति अपना एक हिस्सा बता करके शांत हो जाता है, पर दोनों हिस्सों की बातें करना ज़रूरी है। लगभग 168 लाख करोड़ रुपए सरकार पर इस वक्त लोन है, मगर जिसमें से ज़्यादातर लोन लगभग 160 लाख करोड़ रुपए का लोन इंटरनल लोन है, जो सरकार अलग अलग बॉन्ड इशू करती है टाइम पे, अलग अलग कंपनियों से लोन लेती है, अलग अलग बॉडीज से लोन लेती है, रिजर्व बैंक से कुछ लोन लेती है। इन सब लोन का जो अमाउंट है वो लगभग 160 लाख करोड़ है। बाकी 5-6 लाख करोड़ रुपए ऐसा है जो बाहर का हमारे ऊपर लोन है, मगर इन सभी लोन पर मिलाकर के जो ब्याज सरकार को पे करना है वो 11 लाख करोड़ के आसपास होता है, जो हमारे 46 लाख करोड़ के अनुमानित आय का लगभग 20% से ज़्यादा हो जाता है। मतलब अगर ये पॉलिटिकल लोग अगर इन बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जो वित्तीय अधोसंरचना में ज़्यादा सर नहीं खपाते, सिर्फ हील हवालों वाली बात करके चले जाते हैं, उनके लिए ये बातें बहुत समझ आएंगे उनको कि किस तरह से एक लोन का प्रोसेस चल रहा है और किस तरह से ब्याज पटाया जा रहा है। इसका जो ओवरऑल जो है अधिभार है वो हम आपके जेब तक ही आता है। और उसमें जैसे कि हम बता रहे थे कि एक घाटे का बजट किया हुआ है सरकार ने इस बार, तो ये घाटे का बजट क्या होता है, ये थोड़ा सा इसको समझाइए थोड़ा। घाटे का बजट अर्थात ये कि अगले साल जो सरकार आय अपनी अनुमानित कर रही है लगभग 46,000 करोड़, और उसके अलावा पहले से जो सरकार का अगर उनके पास कुछ शिलक है या बैलेंस है वो सब मिलाने के बाद जो सरकार खर्च करेगी ब्याज में और दूसरी योजनाओं में और राज्य सरकारों को देने में, उसके बाद सरकार के पास खर्च करने के लिए लगभग 5 लाख करोड़ रुपए कम पड़ जाएंगे। तो इसे ये घाटे का बजट है कि हमारी आय 44 लाख करोड़ है मगर खर्च 48 लाख करोड़ है, तो 4 लाख करोड़। ये ऐसी मजबूरी क्यों थी कि जब सरकार के पास में प्रॉफिट का क्राइटेरिया बड़ा है, प्रॉफिट बहुत सारी जगहों से ले सकती है सरकार, और बहुत सारी जैसे एक्सपांशन प्लान जिस लेवल पे चाहिए देश को, उस लेवल पे अभी एक्सपांशन प्लान कुछ जगहों पे दिख रहे हैं, कुछ जगहों पे शून्यता है जी। फिर भी ये ऐसा घाटे का बजट बनाना, ये कौन सा प्रोसेस है, अगर सिंपल भाषा में इसको समझा सकें। सरकार आय, आप जैसा कह रहे हैं कि सरकार बहुत जगहों से प्रॉफिट ले सकती है, तो फिर वो प्रॉफिट लेने में फिर वही बात आएगी कि सरकार ने टैक्स बढ़ा दिए, सरकार ने ये चीज़ें कर दी, सरकार ने वो चीज़ें कर दी। तो जिस तरीके से अभी संरचना चल रही है उसमें लगभग हर जगह नगर निगम से अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट तक ज़्यादातर समय पर डेफिसिट का बजट या घाटे का बजट जिसे कहते हैं वही आता है। मगर घाटे के बजट का अर्थात ये नहीं कि सरकार अपनी जेब से पैसा देगी, इसका मतलब ये होगा कि 44 लाख करोड़ हमारी या 46 लाख करोड़ हमारी आय जो अनुमानित है, और हमारे जो प्लान है देश के विकास के लिए जो हमने बजट बनाया है उसमें 2-3 लाख करोड़ की कमी रह जाएगी। और कमी रहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ काम अटक जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो जब हम बात करते हैं कि देश में काम स्लो चल रहा है तो इसका कुछ कारण ये भी होता है कि प्लान तो हमने किया है कि ये कार्य किए जाए, मगर उसके लिए बजट की थोड़ी कमी है। सर्कल स्लैब देख रहे थे हम चर्चा से पहले, जिसमें आप कुछ समझाना चाह रहे थे। ये सरकार ने इस साल का जो बजट बनाया है उस बजट में 46 लाख करोड़ की आय को अगर आप समझेंगे तो सरकार बता रही है कि हमारे पास जो पैसे आते हैं, अगर 1 रुपये सरकार कमाती है तो उसमें से 19 पैसा इनकम टैक्स से आता है। और जैसे मैं बात कर रहा था कि इनकम टैक्स देने वालों को ये गुरूर ज़्यादा ना हो, देखिए जीएसटी से आने वाला भी 18 पैसे, लगभग बराबरी पर हर व्यक्ति जो टैक्स पे कर रहा है वो है। कॉरपोरेशन टैक्स से 17 पैसे, और उधारी लेकर के सरकार 27 पैसे लेकर के आएगी। तो सरकार की आय में जब सरकार बात कर रही है कि हम 46 लाख करोड़ रुपए लाएंगे, तो उसमें से अन्य जो सरकार को मिलने वाले हैं पैसे कहीं हमने दे रखे हैं जो वापस आएंगे, और कुछ नई उधारी हम लेंगे। तो ये 4 मेजर सोर्स हैं। इसके बाद बाकी की छोटी मोटी प्राप्तियां जो मिलाकर के 1 रुपये बनेंगी। पर इसके अगेंस्ट जब आप खर्च देखेंगे, सरकार ये भी बताती है कि हम अपना 1 रुपये खर्च कैसे करेंगे। तो सरकार की खर्च में देखिए 1 रुपये में से 19 पैसे का खर्च जो है सरकार ब्याज पटाने पर कर रही है। लगभग 20 पैसे आप मान लीजिए, तो 1/5 आय सरकार की ब्याज पटाने में चली जा रही। तो ये एक बड़ा हिस्सा है जो अगर समय के साथ लोन कम किया रहे सरकार या जिस भी तरीके से वो करे, तो ये पैसा जो 11 लाख 12 लाख करोड़ बचेगा ये भी देश के विकास में उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा 21 पैसे लगभग सरकार दे देती है दूसरे राज्यों को उनकी क्रियाओं स्पॉन्सर करने के लिए। इसके अलावा फिर पेंशन है, दूसरे खर्चे हैं, केंद्रीय योजनाएं जो चल रही हैं। रक्षा का बजट हम बात बहुत करते हैं, मगर रक्षा का बजट 1 में से 8 पैसे का है। और इस पूरे सर्कल में देखेंगे कि ये सरकार का ही है बताया हुआ एक पाई चार्ट इसे कह सकते हैं। इसमें शिक्षा बजट के नाम पर कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो शिक्षा का बजट मैं जब डेटा देख रहा था तो लगभग इस साल 71-72 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास शिक्षा का बजट है। पर 46 लाख करोड़ के बजट में जिस देश को आप विश्व गुरु बनाना चाहते हैं,
76,000 करोड़ रुपए, लगभग 1% के आसपास कुछ अमाउंट आता है। मुंह में जीरे के बराबर। हाँ, इतनी 150 करोड़ की पॉपुलेशन में 76,000 करोड़ का शिक्षा बजट जो है थोड़ा कम मुझे लगता है। और इस चार्ट में किसी एक पॉइंट के अंदर वो मर्ज हो गया होगा कि जैसे अन्य के अंदर शायद 1% कहीं वो कवर हो गया होगा। तो शिक्षा बजट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इस अगर चार्ट एक न्याय अन्याय के एक तराजू में अपन इन चीज़ों को तौलें तो मतलब ओवरऑल तो पब्लिक को ही मतलब समझ लीजिए कि सर्वाइवल जो है वो अंतिम सर्वाइव वो पब्लिक को ही करना है, और ख़ास तौर पे जो गरीब वर्ग है, मध्यम वर्गीय परिवार है, उन्हें ज़्यादा सर्वाइव करना है। आज जैसे जो खर्च बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जो बिजली के बिल हैं वो बढ़ जा रहे हैं लोगों के, मतलब पहले कम आते थे कह रहे हैं, आज बढ़ जा रहे हैं कहते हैं। हालांकि कुछ सरकारों ने 50% माफ भी कहा, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ओवरलोड लगता था कि पहले कम आता था, भाई आजकल ज़्यादा आ रहा है। सरकार लगातार मीटर दर मीटर चेंज करवा रही है। अभी और एक नया मीटर सिस्टम और आने वाला है। सोलर प्लांट सरकार कर रही है कि एनर्जी सोर्सेज को करेंगे। इसके बाद जो मैंने कहा कि एक आम जो राशन से लेके, किताबों से लेके, कंप्यूटर से लेके, ये सारी चीज़ जो है एक शिक्षा के लिए या अस्पताल के लिए, तो ये आप कहाँ देख पाते हैं? अगर इसको एक पलड़े में हम देखते हैं तो कैसा देख पाते हैं कि किस तरफ ज़्यादा एमआर पड़ रहा है? जी सर, देखिए जीएसटी, इनकम टैक्स तो खैर जो व्यक्ति इनकम कमा रहा है वो टैक्स देगा, और नहीं कमा रहा है तो नहीं देगा। पर नहीं कमाने या कम कमाने वाला जो व्यक्ति इनकम टैक्स तो नहीं देता, पर फिर भी जीएसटी उसका भार उसके ऊपर होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जीएसटी जो एक इनडायरेक्ट टैक्स है उसका लास्ट बर्डन हमेशा कंज्यूमर के ऊपर होता है, जो एक आम इंसान है इस देश का। और इसमें जैसे आपने शिक्षा और मेडिकल चीज़ों की बात की, तो मेडिकल में ज़्यादातर हॉस्पिटल वाली चीज़ें तो एग्जम्प्ट है, मगर फिर भी जैसे अभी नितिन गडकरी जी ने बीच में बात की थी कि हेल्थ इंश्योरेंस भी जीएसटी के दायरे में आता है, तो उसे वहाँ से हटाया जाना चाहिए, कम किया जाना चाहिए। मैं उनकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो अब हम कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, वो नहीं रहेगा तो बाकी के काम भी नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा शिक्षा की जब बात आती है, शिक्षा में स्कूली शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा या यूनिवर्सिटी में जो फीस हम पे करते हैं उस पर जीएसटी नहीं है। पर इसके अलावा जो, जैसे मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो शिक्षा पर 18% जीएसटी अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाके किसी भी प्रकार का कोर्स करते हैं। और आज इस देश में जहाँ जो स्कूल कॉलेज शिक्षा है, अब ये सच्चाई है, इसे हम स्वीकार कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं अलग मुद्दा है। तो रोजगार लायक बनने के लिए जब बच्चा आईआईटी की तरफ, नीट की तरफ, मेडिकल की तरफ, सीएस सीएस की तरफ देखता है, तो कहीं ना कहीं ये पढ़ाइयाँ इतने लेवल के ऊपर की हैं कि उसे कहीं ना कहीं कोचिंग ज्वाइन करनी ही पड़ती है, किसी शिक्षण संस्थान में जाना ही पड़ता है। अब जब एक बच्चा, रिक्शे वाले का बच्चा सीए बन जाता है या किसी बाई का बच्चा इंजीनियर बन जाता है, आईआईटी कर लेता है, तो हम इसकी बखान बहुत करते हैं कि देखिए बन गया, मगर वो बच्चा भी किसी ना किसी प्रकार से किसी ट्यूशन में गया होगा, किसी कोचिंग संस्थान में गया होगा। हो सकता है कुछ लोगों ने उसकी मदद कर दी हो, पर हर लोग इतने भाग्यशाली नहीं होते। एक बच्चा अगर 1 लाख रुपए की फीस दे करके भी कोई मेडिकल, आईआईटी, सीए में पढ़ने जा रहा है, तो 18% जीएसटी यानी 18,000 रुपये का भार उस बच्चे के ऊपर ही है। बहुत सालों से हम इस बात को कहते आ रहे हैं, मगर एजुकेशन के ऊपर जीएसटी लगाने का मतलब आप उस पढ़ने वाले बच्चे के ऊपर ही भार डाल रहे हैं। मुझे तो सरकार को जीएसटी देना है, मगर इसका मतलब ये है कि मैं बच्चे से बिल में जोड़ के 18,000 लूँगा और सरकार को दूंगा। तो ये बर्डन मेरे ऊपर नहीं, अल्टीमेटली बच्चे के ऊपर ही है, उस पढ़ने वाले बच्चे के ऊपर। और इस देश में जहाँ इतनी विविधताएँ हैं, बहुत से बच्चे ऐसे प्रतिभावान बच्चे हैं जो पैसे की कमी के कारण वैसे ही जूझ रहे हैं, उस पर 18%। और सरकार को इसे कम, मुझे वैसे तो हटा देना चाहिए, मगर फिर भी कम करके कम से कम 5% के आसपास ले आएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक चीज़ हम आपको ये भी समझनी होगी कि जैसे सारा विषय हम उड़ेल देते हैं एक तरफ सरकार की तरफ, कि सरकार हमारे लिए कर रही है या सरकार हमारे लिए नहीं कर रही है। सरकार से उम्मीदें बहुत लोगों की बढ़ चुकी हैं, सरकार से फ्री सर्विसेज की उम्मीदें बहुत सारी बढ़ चुकी हैं। लोग कहते हैं कि हाँ हमें बस फ्री कर दो, पानी फ्री दे दो, बिजली फ्री दे दो। और नेताओं के जो वादे हैं, चुनावी वादे, वो इतने ज़्यादा बड़े बृहद पैमाने पे आजकल डिस्क्लोजर हो चुके हैं। जिस राज्य में जा रहे हैं वहाँ पानी का फ्री कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, कहीं बहुत सारा पैसा आपको मुफ्त में दिया जाएगा महीने में आपको। ये जो वित्तीय अधिभार है साहब, इसका तो भुगतान मेरे ख्याल से, मैं तो ये समझता हूँ प्रवीण जी की कोई नेता अपना घर द्वार बेच के तो नहीं देता है, ये हम ही से निकाला जाता होगा। सच बात है ना? तो ये जो वित्तीय अधिभार है, क्या इसका जो दंश है ये भी एक लोन का कारण है, जो लोन सरकार पे बढ़ता जा रहा है? निश्चित तौर पे। और एक बार कुछ समय पहले शायद बजट के आसपास हमारी चर्चा एक बार और हुई थी, तब भी मैंने ये कहा था कि सरकार ये प्रॉमिस नहीं करती है, ये सभी प्रॉमिसेस सरकार में आने के पहले के हैं ज़्यादातर। अगर आप देखेंगे सरकार में आने के बाद कोई सरकार प्रॉमिस करती हो, ये मुझे कम ही दिखाई देता है। हाँ, सरकार बनाने के प्रयास में पार्टियां ये प्रॉमिस करती हैं। तो मैं हमेशा ये कहता आया हूँ, आज फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब पार्टियां प्रॉमिस करती हैं
तो ये पार्टी का प्रॉमिस है ना कि सरकार का। तो पार्टी की प्रॉमिस को पार्टी के फंड में से खर्च किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो सरकार से पहले अगर कोई पार्टी किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, पूरे देश के चुनाव हो चाहे राज्य के चुनाव हो, प्रॉमिस करती है तब उसका भुगतान पार्टी करे। हाँ, सरकार में आने के बाद आप जो योजनाएं लाते हैं और कुछ करते हैं जिसका आपने पहले डिस्क्लोजर नहीं किया, पहले नहीं बताया, तो वो मैं एक बार मान सकता हूँ कि आपने जनहित में किया, उससे आपने वोटों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश नहीं की। सरकार में आने के बाद आपने काम किया, पर जिन वादों से, चुनावी वादे जिन्हें हम कहते हैं, उनसे आप वोट पाने की कोशिश करते हैं तो उसका भुगतान भी पार्टी के फंड से किया जाना चाहिए। तब कहीं जा कर के थोड़ी समानता आएगी। मुझे लगता है इनकी तो पार्टी फंड हर पार्टी का एक तरफ बढ़ता जा रहा है और एक तरफ सरकार पे लोन बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ ताली हमेशा दो हाथों से बजती है। तो सरकार से जैसी हमारी उम्मीदें हैं तो हमारे कर्म भी सरकार की तरफ वैसे होने चाहिए। आज जब हम देखते हैं कि देश में कोई मुद्दा होता है तो एक समय था पहले, जब मैं छोटा था तो मैं देखता था, जब चाहे सोनिया गांधी हो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, वो दौर जब चल रहा था तो दोनों बड़ी पार्टियां, कोई मुद्दा होता था तो सड़क पर लोग उतरते थे, आंदोलन करते थे, यहाँ तक कि शायद पेट्रोल का रेट 2 रुपये बढ़ता था तो भी सड़कों पर लोग उतर आते थे। आज गैस सिलेंडर का रेट 100 रुपये बढ़ता है तो भी किसी इंसान को मैं सड़क पर आते हुए नहीं देखता। ट्विटर पर अपने निजी स्वार्थ के लिए बैठते हैं बस। निश्चित, हाँ, वो निजी स्वार्थ के लिए फोटो खिंचा करके यूट्यूब फेसबुक पर डालने के लिए शायद, या ज़्यादातर लड़ाइयाँ ट्विटर फेसबुक पर चल रही हैं और उन आंदोलनों का कोई बहुत महत्व मुझे नज़र नहीं आता। ट्विटर फेसबुक पर एक दूसरे को कुछ बोल देना, या आज मैं ही अगर कोई मुद्दा उठाकर ट्विटर फेसबुक पर लिखता हूँ या किसी जगह लिखता हूँ तो उसके नीचे जब 10-20 कमेंट आएंगे तो उसमें से 10 फेवर में होंगे, 10 अगेंस्ट में होंगे, फिर वो कमेंट करने वाले या मैं आपस में एक दूसरे से उलझ जाएंगे और जो मूल मुद्दा था वो कहीं गौण हो जाएगा। तो इसलिए ये राजनीति रूप में ही सही, एक विपक्ष के रूप में ही सही, ये मुद्दा वापस आना चाहिए कि कैसे किसी गलत चीज़ का पुरजोर विरोध किया जाए। और एक जनता के रूप में हम भी जो गलत हो रहा है उसका विरोध नहीं करके हम भी तमाशा देखने वाले लोग हैं कि मैं क्यों करूं, कोई और करेगा। तो ये दोनों हाथों से ताली बजने वाली बात है। तो एक जैसे अधिभार का एक जो चक्रव्यूह आप अपने इर्द गिर्द देख पाते होंगे। अब आप खुद को, अपने आप को ये समझिए कि आप अभिमन्यु हैं और आप उस चक्रव्यूह के अंदर जाने का रास्ता तो ढूंढ पाए, लेकिन उस चक्रव्यूह से बाहर आने का रास्ता आपको शायद पता नहीं है, और या शायद पता है लेकिन उस चक्रव्यूह से निकलना नहीं चाह रहे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों ने, जैसे प्रवीण जी कह रहे हैं, राजनीतिक दलों की जो एक गुड़ और चाशनी है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मुफ्त में देने की वो बात कहते हैं, उन सारे जो चक्रव्यूह में आप उस चाशनी में कहीं अपने आप को उलझा चुके हैं। इन चीज़ों को आपको ज़रूर समझना होगा कि जब आप कोई चीज़ मुफ्त में मांगते हैं तो मुफ्त में मांगना और किसी पार्टी का आपको वचन दे देना, ये संभव नहीं हो सकता कि कोई पार्टी अपने पैसों को खर्च करके आप तक पहुंचाए। ये हम आपकी जेब को ही काट कर आप तक पहुंचाया जाता है। तो जाहिर सी बात है जो लालच है वो थोड़ा जनता को भी कम करना होगा। सरकारों को विशेषतः प्लान अच्छी तरह से करना होगा। सरकारों को इस ऋण या जो टैक्स का जो अधिभार है वो सारी चीज़ों से, बहुत सारी जो हम ऋण वो ले रहे हैं, कर्जे ले रहे हैं, उसके ब्याज चुका रहे हैं, वो सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं एक बहुत उसको डाउन टू अर्थ ख़त्म करना होगा। इन व्यवस्थाओं के बाद ही जो देश की स्थिति है वो सुदृढ़ हो सकती है। हमने डाटा वाइज बात की है, मैंने और प्रवीण जी ने। आप भी ये डाटा देख सकते हैं, पब्लिक डोमेन पे ये डाटा उपलब्ध है। और ये बातचीत आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आपकी इन विषयों पे कोई राय होगी और आप क्या सोचते हैं देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, नेताओं के वादों को लेकर, जनता के लालच को लेकर, इन सारे विषयों पे आपका जो कमेंट होगा वो आपका कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। मेरा नाम शशिकांत तिवारी है, मेरे साथ प्रवीण जी थे, और हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।